अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, यानी किडनीज के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सारा काम कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन का भी और रीएब्जॉर्प्शन का भी। उन छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। तो उन माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को नेफ्रॉन्स कहा जाता है। और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन मौजूद हो सकते हैं। नेफ्रॉन के दो हिस्से हम कर लेते हैं, एक को रेनल कॉर्पसल कहा जाता है और दूसरे को रेनल ट्यूबल कहा जाता है। रेनल ट्यूबल्स के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे और रेनल कॉर्पसल्स के अंदर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो रेनल कॉर्पसल जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर एक बाल लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है ब्लड वेसल का, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और उसके अलावा एक कप शेप का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरीज होती हैं, जो कि अफरेंट आर्ट्रियोल में से बनी हुई होती हैं, और एक कप शेप का डबल वाल का स्ट्रक्चर जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। तो ये हमारे पास डबल वाल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे बोमेन कैप्सूल कहा गया है, और उसके अंदर ये हमारे पास ब्लड वेसल्स मौजूद है बाल लाइक, जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा गया है। तो ये जो नीचे से ब्लड वेसल आ रही है इसका नाम होता है अफरेंट आर्ट्रियोल। तो अफरेंट आर्ट्रियोल में से ग्लोमेरुलस बनता है। फिर ये ब्लड वेसल इससे अलग निकल जाती है और इसे इफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। तो ये वाला पूरा पार्ट जो होगा रेनल कॉर्पसल कहलाएगा। और फिर ये वाले जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं रेनल ट्यूबल्स कहा जाएगा। रेनल ट्यूबल के बारे में बात करेंगे तो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि बोमेन कैप्सूल से बन रही होती है। इसके 3 पोर्शन हम कर लेते हैं। एक को प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहा जाएगा। प्रोक्सिमल का मतलब होता है करीब वाली, और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है मुड़ी हुई। तो बोमेन कैप्सूल के साथ जो ट्यूब अटैच हुई पड़ी है वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो करीब है और ऐसे मुड़ी हुई है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के बाद हमारे पास कुछ और ट्यूब्स भी आती हैं जो कि यू शेप की होती हैं और हेयरपिन के जैसे यू शेप की मौजूद होती है, जिन्हें लूप ऑफ हेनले जो है कहा जाता है। तो समझ ली, बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल और लूप ऑफ हेनले। फिर दोबारा मुड़ी हुई ट्यूब्स आएंगी, क्योंकि वो दूर है तो उन्हें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है कहा जाएगा। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा लूप ऑफ हेनले का ऐसे नीचे आया हुआ है, उसे डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाएगा। एक हिस्सा ऐसे ऊपर आया हुआ है जिसे असेंडिंग लिम्ब कहा जाएगा। और उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल का स्ट्रक्चर आता है जो कि फिर से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ज़्यादातर वो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होता है, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट होता है वो नीचे की तरफ मेड्यूला में गया हुआ होता है। तो असेंडिंग लिम्ब दोबारा कॉर्टेक्स वाले हिस्से में पहुंचती है, और प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल और उसके अलावा बोमेन कैप्सूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये ऑलरेडी जो है कॉर्टेक्स वाले रीजन में मौजूद होती हैं। फिर बहुत सारे न्यूरॉन्स, कई सारे न्यूरॉन्स जो है एक सिंगल ट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। डक्ट ट्यूब को कह रहे हैं एक ऐसी ट्यूब जो कि यूरिन को कलेक्ट कर रही है। फिर वो मेड्यूला में से होती हुई नीचे जाएगी और नीचे जाकर के कुछ और ट्यूब्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगी जिन्हें पेपिलरी डक्ट्स कहा जाएगा, जो कि पायरामिड्स के नीचे मौजूद होते हैं। और पेपिलरी डक्ट्स के ज़रिए से फिर रेनल पेल्विस में यूरिन को दाखिल किया जाएगा। नेफ्रॉन की 2 किस्में हम कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास नेफ्रॉन मौजूद होते हैं 85% नेफ्रॉन्स वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये प्राइमरली कॉर्टेक्स वाले हिस्से में मौजूद होते हैं और इनका लूप ऑफ हेनले भी शॉर्ट होता है, कॉर्टेक्स तक ही मौजूद होता है। और उसके अलावा दूसरे होते हैं जिन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। ये कॉर्टेक्स के नीचे मौजूद होते हैं और मेड्यूला के करीब जो है मौजूद होते हैं, और इनका लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा नीचे तक मेड्यूला में चला जाता है। याद रखिएगा, जिसका लूप ऑफ हेनले ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा वाटर को और साल्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जो एनिमल्स अपनी बॉडी में ज़्यादा वाटर महफूज रखना चाहते हैं तो उनके अंदर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है वो मौजूद होंगे। तो आप देख रहे हैं कि बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हेनले और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और उसके बाद का स्ट्रक्चर ये कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से लिखा हुआ है कि ये मतलब कि एक और नेफ्रॉन के साथ कनेक्ट होगा, इस एक और नेफ्रॉन के साथ, एक और नेफ्रॉन के साथ, एक और नेफ्रॉन के साथ, तो बहुत सारे नेफ्रॉन के साथ कनेक्ट हो रहा होगा। फिर ये मेडुला में पहुंचेगा नीचे और फिर पेपिलरी डक्ट के ज़रिए से पेल्विस में खाली हो जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ पर नेफ्रॉन के ऊपर
ब्लड वेसल्स को भी देख रहे हैं जिन्हें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जा रहा है। पेरी मतलब अबव, जो ट्यूब्स के ऊपर यानी कि रेनल ट्यूबल्स के ऊपर कैपिलरीज मौजूद है उन्हें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जा रहा है। लूपा फैलने के ऊपर जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उन्हें वाजा रेक्टा जो है कहा जाता है। तो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, वाजा रेक्टा और ग्लोमेरुलस ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अगर सवाल हो कि ग्लोमेरुलस कहाँ से अराइज होता है तो अफरेंट आर्ट्रियोल में से अराइज होता है, और बाकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो इफरेंट आर्ट्रियोल में से अराइज होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।